हेलो दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे। जैसा कि हमारी ये मेंस की सीरीज़ कंटिन्यूस है चल रही है, तो उसमें हमने मॉडर्न हिस्ट्री को मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा देख चुका है। 2 वीडियो में वो कंप्लीट हो गया है। आपको इसको देखना है तो हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। और आज हम स्टार्ट करेंगे एनवायरनमेंट। ये यूपीएससी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा पूरा, और इसको हम लगभग 3 वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश रहेगी हमारी कि 3 वीडियो में आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाए। तो दोस्तों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। ये जो जलवायु परिवर्तन है तो इसकी एक परिभाषा क्या है? एक लंबे समय में जब टेम्परेचर और वेदर में क्या आ गई, जैसे रेनफॉल हो गया, स्नो हो गया, विंड हो गया, इनका एक लंबे समय के बाद चेंज होना, शिफ्ट हो जाना। मतलब अभी की जो जलवायु है, मान लीजिए कैसी जलवायु, और एक लंबे समय बाद लगभग 15 वर्ष 20 वर्ष बाद एकदम से पूरी चेंज हो गई यहाँ की जलवायु। ये जैसे ठीक कोई क्षेत्र है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि यहाँ हम क्लाइमेट चेंज हो गया, मतलब यहाँ ठीक। अब कुछ जैसे शब्द आते हैं जिनके बारे में आपको पता होना थोड़ा चाहिए। जैसे अनुकूलन, इसको क्या बोलते हैं? जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल जो इफ़ेक्ट होते हैं उनका हम जो अनुमान लगाते हैं, या क्षति को जो रोकने को या फिर उनको थोड़ा सा करने का है, कम करने का, उसके जो उपाय हम करते हैं तो उसी को बोलते हैं अनुकूलन, ठीक। शमन क्या है? मिटिगेशन जिसे बोलते हैं। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को रोक के या उसको स्लो करके, कम करके जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को गंभीर होने से बचाना है, ठीक। ये है शमन। हानि और क्षति, ये तो आपको पता है हानि और क्षति क्या है। जलवायु परिवर्तन के जब नकारात्मक इफेक्ट होंगे तो वो लोगों के अनुकूल नहीं होंगे, तो उनसे जब लोग उबर नहीं पाते तो उनकी हानि होती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए जलवायु परिवर्तन आया, उसमें से लोगों को हीट वेव की जैसे परेशानियां हुई तो स्वास्थ्य खराब हुआ, तो उनके स्वास्थ्य की हानि हुई, क्षति हुई, ये हो गया, ठीक। जलवायु बजट, शहरों को अपनी अपनी नीतियां, कार्यों व खर्चों के लिए संबंधित निर्णयों में जलवायु परिवर्तन को जब एकीकृत करने में मदद मिलती है उसे जलवायु बजट कहते हैं। जब कोई शहर होगा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वित्त लागू करेगा तो उसे हम जलवायु बजट कहते हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन का क्या क्या इम्पैक्ट होता है? तो जैसे ताप संबंधी प्रभाव, हीट से जो हमें क्या इम्पैक्ट होता है, इसमें गर्म लहरों की आवृत्ति और गंभीरता में वृद्धि होती है। मतलब क्या होगा, जो क्लाइमेट चेंज से ताप ज़्यादा बढ़ेगा तो ताप की क्या क्या दिक्कतें होंगी? गर्म लहरों की आवृत्ति बढ़ेगी, समुद्र की जो लहरें हैं वो गर्म हो जाएंगी, और शहरी ताप द्वीप बन जाएंगे। मतलब जो शहरी शहर है, जो मतलब सिटी है, वो एक ताप द्वीप के समान में रहेंगे, वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगी। दूसरा हमको इम्पैक्ट किस में देखने को मिलेगा? मौसम चक्र में। मौसम चक्र में जो हमको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा तो उसमें हमको क्या देखने को मिलेगा कि मौसम का जो है ना क्रम वो चेंज हो जाएगा, और अधिक भीषण चक्रवाती तूफान और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात देखने को मिलते हैं, ठीक। तीसरा क्या है? तीसरा है जंगलों में आग लग जाएगी। उदाहरण के लिए जैसे अभी अमेरिका में आया है, उसको हम देख सकते हैं, अमेरिका में जो आग लगी थी जंगलों में। चौथा क्या है? आइस स्लिप्स, इसमें सिकुड़ता हुआ क्रोयोस्फीयर और आर्कटिक प्रवर्धन। मतलब जब तापमान ज़्यादा होगा, अब मान लीजिए तापमान इंक्रीज है तो जो वहाँ नॉर्थ पोल या साउथ पोल की आइस है, बर्फ है, तो वो पानी के रूप में इसका परिवर्तन होगा, तो जिससे समुद्र का क्या होगा, स्तर बढ़ेगा, समुद्र में पानी ज़्यादा बढ़ेगा। तो फिर क्या होगा, जो समुद्र के किनारे वाले इलाके हैं तो वहाँ क्या आएगी, बाढ़ आ जाएगी, ठीक। अब आगे देखते हैं कार्बन सिंक। कार्बन सिंक में क्या है? कार्बन सिंक का इसमें खराब होना है, ठीक, कि ये कार्बन सिंक खराब हो, महासागरों का डीऑक्सीजेशन हो जाता है। किसकी वजह से? जब तापमान में वृद्धि होती है। और फिर सामाजिक आर्थिक क्या इम्पैक्ट हमको मिल देगा? जलवायु
प्रवासी जो हैं उनको दिक्कतें होंगी, क्योंकि जो आर्थिक रूप से लोग बाहर काम करने जाते हैं शहरों में, तो वो किसकी वजह से जाते हैं? जलवायु परिवर्तन। जैसे बारिश के मौसम में खेती किसानी के लिए अपने घर में रहते हैं, वहीं जब ठंड का मौसम आता है तो ठंड के मौसम में वो बाहर जाते हैं, गर्मियों के मौसम में वो बाहर जाते हैं काम करने। तो ऐसा जब जलवायु परिवर्तन ही चेंज हो जाएगा कि जहाँ है गर्मी के एरिया में, मतलब जहाँ जब गर्मी होती है तब वहाँ बारिश हो रही, तो उनको दिक्कत होगी। तो ऐसे चेंज होते हैं। ठीक, फिर हमारा दूसरा क्या है? आर्थिक हानि। मतलब प्रत्येक व्यक्ति जब 1 टन CO2 का उत्सर्जन करता है तब भारतीय अर्थव्यवस्था को $86 का नुकसान होगा। ठीक, और खाद्य और स्वास्थ्य सुरक्षा में जैसे खतरे क्या हैं? अमोनिया का ऑक्सीकरण। ठीक, बच्चों को भी इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। वैश्विक स्तर में 7 में से 1 बच्चा कम से कम 5 प्रमुख जलवायु और पर्यावरणीय खतरों में है। ठीक, महिलाओं को क्या इसका इफेक्ट मिलेगा? विस्थापित होने में 80% का योगदान किसका रहेगा? महिलाओं का, क्योंकि महिलाएं ही बाहर, मतलब गांव में पुरुष तो ज़्यादा काम करते नहीं है, तो महिलाएं ही अधिकतर बाहर का काम करती हैं। तो जलवायु परिवर्तन होगा तो जब महिलाओं का ही सबसे ज़्यादा क्या होगा? विस्थापन होगा। ठीक, इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है इकोनॉमिक सर्वे 2023 और 24। इसमें हम थोड़ा, मतलब ये 2023-24 है, और उसके बाद 24-25 का जो मैं लास्ट वीडियो में आपको उसमें कंप्लीट करा दूंगा। तो जो लास्ट वीडियो हमारी रहेगी उसमें हम इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 और साथ में कॉप देख लेंगे, कॉप 29। तो ये हमारा रहेगा। अभी हम इसको देख लेते, ये थोड़ा सा ज़रूरी है, कुछ इसमें पॉइंट अच्छे थे इसलिए मैं लेके आया हूँ। तो जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 में इसके क्या वर्तमान दृष्टिकोण में जो लाया गया था, क्या इसमें दोष क्यों है, क्यों दोष बताया गया है, तो हम उसको देखते हैं। तो जैसे इसमें ये थोड़ा सा सिद्धांतवादी है, पर ये जीवन के नियमों को जो समझ नहीं सका, मतलब ये सिद्धांतवादी दृष्टिकोण से लाएगा कि इकोनॉमिक सर्वे हर साल आता है तो इस साल भी लिया, पर उसमें जीवन के नियमों को नहीं समझा। दूसरा क्या है? प्रकृति के अंतर संबंधों की अनदेखी की गई है इसमें। ठीक, और तीसरा वांछित परिणामों के लिए अपर्याप्त ऊर्जा है, जितने वांछित परिणाम उनके लिए ऊर्जा की उतनी आपूर्ति हो नहीं पाए। अति उपभोग की हमें इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा दिखती है। और फिर 5वां पॉइंट, प्रति व्यक्ति उत्सर्जन की उपेक्षा की गई, और अपर्याप्त जलवायु वित्त पोषण की, जितनी जलवायु को हमको ठीक करना है उसके लिए हमको उतना वित्त पोषण नहीं मिल रहा। और ऐतिहासिक डाटा की उपेक्षा की गई, कि मतलब हमको एक डेटा के हिसाब से चलना चाहिए कि कैसा है, क्या है, पिछले वर्ष जलवायु कैसा था और उसके पहले क्या है, क्या चेंजेस आ गए, तो हम वो डेटा को नहीं देख पाए। ठीक, आगे क्या है इसमें? जैसे पश्चिमी प्रथाएं हैं, जैसे वेस्टर्न यूरोप वाले देश विकासशील देश को अपनाने के लिए नकारात्मक पर्यावरणीय इफेक्ट क्या है, जो मतलब पश्चिमी प्रथाओं को अपनाने वाले जो विकासशील देशों के लिए पर्यावरण के क्या इफेक्ट पड़ेंगे। तो जैसे पहला है कि भारत एक बाजार समाज नहीं है। जैसे भारत, समझे कि भारत एक बाजार समाज है, उसमें कुछ भी उत्पादकता दोगे तो फिर पर्यावरण को दिक्कत हो जाएगी। ठीक, नकारात्मक इफेक्ट मिलेगा। दूसरा क्या है? उत्सर्जन को कम लाने में बाजार अर्थव्यवस्थाओं की सीमाएं हैं। अब उत्सर्जन कितना कम लाएंगे उसकी भी बाजार की कुछ सीमाएं हैं। बाजार में सब लोग अपना लाभ कमाने के लिए थोड़ा सा पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करते हैं। ठीक, तीसरा क्या है? एक आकार सबके लिए उपयुक्त दृष्टिकोण की स्वीकृति नहीं देते। मतलब एक ही आकार में, एक ही में कि हमको इतना उत्सर्जन करना है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो इतना सबके लिए रहे, ऐसा होता नहीं है। चौथा क्या है? भोजन आहार संतुलन का विघटन। मतलब भोजन और आहार, जो हम भोजन या फिर कुछ भी हम जो खाते पीते हैं उनमें हमारा सही संतुलन नहीं है। जब संतुलन नहीं होगा तो वो क्या होगा? पर्यावरण को इफेक्ट देगा, क्योंकि हम किसके ओर जा रहे हैं? पश्चिम की प्रथाओं की ओर जा रहे हैं। जैसे पिज़्ज़ा बर्गर हम लोग ज़्यादा खाते हैं, तो वो सब चीज़ें जो क्या है हमारे आहार को संतुलित करने में सही तरीके से काम नहीं करती। ठीक, आगे क्या है? आवास में परिवर्तन। जीवन जीने के पश्चिमी जो मॉडल को अपनाना। जैसे हम क्या करते हैं, पश्चिम के जो आवासीय मॉडल को अपनाते हैं, तो इससे हम पर्यावरण को इफेक्ट होता है। साथ में
शहरी फैलाव की जो हमारी प्रवृत्ति है कि सब लोग गांव से निकल निकल के अब शहरों में रह रहे हैं, तो शहरों में भीड़ बढ़ेगी तो वहाँ दिक्कतें होंगी, वहाँ जनसंख्या वृद्धि, प्रदूषण और भी चीज़ें होंगी, रोजगार नहीं मिलेगा, पर्यावरण में पेड़ों को काटा जाएगा, क्षति होगी। तो ये सब चीज़ें पर्यावरणीय प्रभाव से दिखेगा। तो हम जब पश्चिम की प्रथाओं को अपना रहे हैं तो उससे हमको जो पर्यावरणीय नुकसान होंगे वो हमारे ये रहे 1 2 3 4 और ये 5। चलिए अब जो हमारा भारतीय जीवन शैली का तरीका है वो क्या है, हम उसको देखेंगे तो कैसा रहता है। ठीक, जो भारतीय जीवन शैली का हमारा जो है तरीका वो सतत जीवन शैली पे आधारित है। ठीक, जैसे हमारे जो दर्शन शास्त्र में निहित लचीलापन, हमारे जो दर्शन शास्त्र हैं उनमें लचीलापन है। ठीक, और दूसरा क्या है, प्रकृति के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध। हमारे जो भारतीय तरीके में क्या बताया गया है, हमारे जो भारतीय तरीकों में बताया गया है प्रकृति के साथ हम कैसे संबंध, सौहार्दपूर्ण संबंध बना सकते हैं कि प्रकृति भी रहे और हम भी रहें साथ में, मतलब मिली जुली वो रहता है। चक्रीय स्थिरता के लिए वकालत की गई है। व्यक्तिगत कार्यों को महत्व दिया गया है। व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेदारी की बात की गई है। ये किस में है, हमारे भारतीय जीवन शैली में। और जो पश्चिम के हम मॉडल अपना रहे हैं उनसे हमको ये नुकसान होंगे। तो ये हमारे किस में थी, इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 की बातें थी। अब जैसे मिशन लाइफ, ठीक, मिशन लाइफ एक प्रोग्राम है जिसको 2021 में यूएनएफसीसी में पीएम मोदी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अब जैसे इसकी थीम क्या है, इसकी मेन चीज तो थीम देखेंगे, तो इसकी थीम है सतत खाद्य जो प्रणाली है उसको अपनाया जाए, ऊर्जा को हम लोग बचाएं, स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं, पानी को बचाएं, ई कचरा कम करें, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करें और कूड़ा मत करें। ये हमारी लाइफ मिशन की थीम है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, व्यक्तिगत कार्यवाही जो होती है उसमें जलवायु का उत्तरदायित्व का मूल क्या है, मतलब जलवायु उत्तरदायी जो होती है उसमें व्यक्तिगत कार्यवाही का मूल्य क्या है, उसके बारे में हम देखेंगे। पहला है हमारा जलवायु कार्रवाई में वैश्विक जनसंख्या की भूमिका होती है। ठीक, दूसरा क्या है, टिकाऊ व्यवहार के संबंध में भारत का अनुभव, जो भारत का अनुभव है टिकाऊ में, तो घरेलू वस्तुओं का पुनः उपयोग, जैसे हम लोग क्या करते हैं घरेलू वस्तुओं का पुनः उपयोग कर लेते हैं, तो वो एक टिकाऊ की हम चीज़ों को बार बार उपयोग करते हैं तो ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषण होता नहीं है और जिससे कि जलवायु परिवर्तन में ज़्यादा इफेक्ट आएगा नहीं। और फिर दूसरा क्या है, सचेत जीवन शैली, जिसमें ऊर्जा संरक्षण, क्लीनटेक को अपनाना, फास्ट फैशन से बचना तथा मरम्मत योग्य वस्तुओं को प्राथमिकता देना। ये हमारा सचेत जीवन शैली का विकल्प है। जो व्यक्तिगत कार्रवाई, जो जलवायु, जो मतलब यहाँ ये कहा गया जो जलवायु है उसके लिए उत्तरदायित्व का जो मूल कारण व्यक्तिगत में है, तो व्यक्ति उसको कैसे कम कर सकता है, कैसे उसमें क्या उपयोग कर सकता है, मेन चीज ये रही। तीसरा क्या है हमारा, वैश्विक अति उपभोग की चुनौती को स्वैच्छिक दे दो, मतलब जो हमारा वैश्विक अति उपभोग है ना उसकी चुनौती को स्वैच्छिक दे दो कि हमें कम से कम जितना यूज कर सकते हैं उतना यूज करेंगे। तो जैसे ये हो गया। ठीक, फिर उसके बाद ये चौथा पॉइंट है, भारत में इस्तीफा एलपीजी सब्सिडी योजना। जैसे एलपीजी सब्सिडी योजना है तो इसमें क्या, इसका अच्छा क्या है, मतलब क्या इससे मतलब अच्छाई मिली, मतलब जैसे जो लोग ईंधन का उपयोग करते थे वो अब किसमें आ गए, उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी मिलने लगी। एलपीजी महंगी है तो इसमें क्या किया, भारत ने सब्सिडी देना स्टार्ट कर दिया। ठीक, जब सब्सिडी देना स्टार्ट कर दिया तो ये जो ईंधन है तो इसका क्या हो गया, विस्थापन हो गया, या फिर इसको इस्तीफा दे दिया। हम तो इस शब्द थोड़ा सा गलत है, इसको आप सही कर लेंगे तो थोड़ा सही हो जाएगा। ठीक, फिर हमारा पांचवा पॉइंट क्या है, पर्यावरणीय प्रभाव में क्या योगदान। तो स्वैच्छिक क्रियाएं होती हैं, कुछ सचेत विकल्प होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सामूहिक नीतिगत व्यक्तिगत समर्थन विकल्पों को कैसे प्रतिबंधित करता है। ठीक, जो सामूहिक नीतियां होती हैं, व्यक्तिगत समर्थक होते हैं, उनके विकल्पों को कैसे प्रतिबंधित करता है। तो जैसे हम पहला देखेंगे, टिकाऊ एयर कंडीशन प्रथाएं जो होती हैं,
कंडीशनिंग जो मतलब टिकाऊ होती हैं, वो सामूहिक नीतिगत व्यक्ति को समर्थन के विकल्प को क्या करती हैं, वो रोकती हैं। ठीक। दूसरा क्या है, प्लास्टिक बैग का उपयोग कम करना, जल का पुनः उपयोग और संरक्षण करना, सतत कृषि पद्धति को अपनाना, टिकाऊ जीवन के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन देना। तो ये सब क्या है, सामूहिक नीति जो व्यक्तिगत समर्थन के विकल्पों को प्रतिबंधित करती है। स्थानीय एवं टिकाऊ भूगोल एवं संस्कृति का कैसे समावेशन का हम इसमें दे सकते हैं। स्थायी खाद्य प्रथाओं को महत्व दे सकते हैं, जिससे इसको महत्व देंगे तो स्थानीय एवं टिकाऊ भूगोल संस्कृति का इसमें समावेशन होगा। स्वास्थ्य और पारंपरिक चिकित्सक की भूमिका रहेगी। टिकाऊ अंतःग्रहण का स्वर्णिम सिद्धांत है। जो टिकाऊ है मतलब समझिए कि हर एक चीज़ में स्वर्णिम सिद्धांत के तौर पे देखा जाए। क्लाइमेट चेंज का मेन असर यही है कि हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिसयूज करते हैं। जब वो चीज़ें टिकाऊ बन जाएंगी, उनका हम रिसाइकिल कर लेंगे तो कितना चेंज आएगा। ये मतलब यही तो मेन चीज़ है, ये कि टिकाऊ बने, उसका रिसाइकलिंग करें, तो मेन चीज़ ये है। ठीक। फिर हम क्या है, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, लालच के बजाय आवश्यकता के आधार पे उपयोग करें। जैसे मूल्य के माप के रूप में जीडीपी की आलोचना की गई, मूल्य के माप में नहीं, जीडीपी की आलोचना की गई। टिकाऊ जीवन शैली को प्रोत्साहित करना, जो टिकाऊ जीवन शैली है उसको प्रोत्साहित करना। पसंद का विरोधाभास, जो पसंद है ऐसी नहीं, हमको कोई भी चीज़ पसंद है तो उसको थोड़ा विरोधाभास करें। तो ये है विवेकपूर्ण उपभोग, लालच के बजाय आवश्यकता के आधार पे, मतलब कि हमको जो आवश्यकता है हम उसी को लें, फालतू की चीज़ें ना मिसयूज करें। उसके बाद आते हैं, इसको थोड़ा सा हम ये चेंज करें, ले रहे कलर। इंडिया एंड क्लाइमेट चेंज में कुछ फैक्ट देखते हैं और कुछ मतलब इसकी अब आगे की कहानी देखते हैं कि भारत में क्लाइमेट चेंज का क्या था। वो तो एक वैश्विक स्तर में क्लाइमेट चेंज के बारे में थोड़ा बताया गया था कि क्या कैसा होता है, और जो 2023-24 में क्या बातें थी वो। अमेरिका के बाद ग्रीन हाउस गैसों में भारत तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है, जिसमें भारत का योगदान 7.5% है। जिसमें पहला स्थान क्या है, यूएसए का है। यूएसए का कितना है, 22%। फिर आता है चाइना, चाइना का कितना है, 13%। फिर आता है इंडिया, इंडिया का अभी रिसेंटली में कितना हो गया, 7.5%। पहले कितना था, 4.5। ठीक। अब इसके लिए क्या क्या पहल की गई, जो क्लाइमेट चेंज के लिए भारत में क्या क्या पहलें की गई, क्या पहल है उसके बारे में। तो इसके लिए क्या क्या योजना बनाएंगी, जैसे नेशनल एक्शन प्लान ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये एक रहा। NAPCC, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय अनुकूलन कोष की स्थापना की गई, और क्लाइमेट चेंज एक्शन प्रोग्राम, इसकी स्थापना की गई। ये हमारी योजनाएं जो हम भारत में लागू किए हैं। क्या क्या नीतियां हैं, क्या क्या हम नीतियां लेके आए कि जिससे जलवायु परिवर्तन को हम कम कर सकें। तो राष्ट्रीय पवन सौर संकर नीति, राष्ट्रीय पवन सौर संकर नीति, राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति, हरित हाइड्रोजन अमोनिया नीति। ये हम अमोनिया मतलब ये हम नीतियां लेके आए जिससे हम CO2 उत्सर्जन या क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए, ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए ये हमारी नीतियां हैं। क्या क्या योजनाएं हम साथ में लेके आए, ये तो योजना कार्यक्रम हो गए जो क्लाइमेट चेंज के लिए। अब क्या है, जैसे कुसुम हो गया, अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क हो गया, सौर छत प्रोग्राम हो गया, उज्ज्वला हो गया, उजाला हो गया, फेम इंडिया, भूखा भारत जो ये है, पेट स्कीम। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये योजनाएं, जिसमें आप एक दो योजनाओं का क्लाइमेट चेंज में आंसर में अपना उपयोग करते हैं तो आंसर थोड़ा अच्छा दिखेगा। दूसरा मतलब फिर क्या है, क्या हम रियायतें, क्या प्रोत्साहन कर में क्या देते हैं, जैसे नवीकरणीय क्षेत्र के लिए उत्पादन को प्रोत्साहन देना। जैसे हम नवीकरणीय चीज़ें कुछ बनाते हैं, कुछ आविष्कार करते हैं जिसमें उत्सर्जन कम होता है तो उसको हम प्रोत्साहन देंगे। और हमारा क्या इसमें भारत का क्या लक्ष्य है, नेट जीरो। तो नेट जीरो टारगेट क्या है, 2017 तक इंडिया का है, और नेट जीरो टारगेट 2030 तक ये किसका है, इंडियन रेलवे का है। ठीक। अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भारत ने क्या काम किया है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की स्थापना की, मिशन लाइफ, और पंचम मित्र एट COP26 में किया, ग्रीन
ग्रीन ग्राइड इनिशिएटिव, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड प्रोजेक्ट जो भारत का है, इसको लॉन्च किया गया। ये सब किससे? क्लाइमेट चेंज के लिए है। फिर पांचवा क्या है? आपदा विरोधी और संरचना का गठन किया गया। ठीक, आगे करते हैं। राज्य की नेतृत्व वाली क्या क्या पहले हैं जो राज्य उसमें आगे है, अग्रणी है, जो मतलब राज्य करते, जैसे इंडिया मोटेड फॉर इंडिया कोप, मतलब आइडिया मोटेड फॉर इंडिया कोप, ये एक राज्य की है। सिक्किम की क्या है? कार्बन की इमिशन एकदम से वहाँ बंद कर दी गई। हिमाचल प्रदेश की क्या है? CLAP मिशन। जम्मू कश्मीर की क्या है? पल्ली। केरल की मीनागंडी ग्राम पंचायत। तो ये तो मतलब ज़्यादा है नहीं, पर किसी राज्य का एग्जाम्पल देना हो तब आप ये वाली लाइनें चिपका सकते हैं, बाकी ऐसा कुछ इसमें है नहीं। पंचामृत जो भारत की एक योजना है, तो उसमें क्या क्या पंचामृत में बातें की गई। भारत 2030 तक अपनी सौर गैर जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा को 500 गीगावाट तक बढ़ाएगा। 2030 तक ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% नवीकरणीय स्रोतों से पूरा करेगा। अब से 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कमी आएगी। और चौथा पॉइंट क्या है? भारत अर्थव्यवस्था में कार्बन तीव्रता को 45% से कम लाया जाएगा और भारत 2070 तक नेट जीरो को अपना लक्ष्य हासिल करेगा। ये पंचामृत की जो हमारी योजना है उसमें बातें की गई हैं। ठीक, आगे देखते हैं। आगे हमारा टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी, जिसको बोलते हैं जैव विविधता। इसकी क्या परिभाषा है? पहले परिभाषा देखते हैं। स्थलीय, समुद्री और अन्य जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों और पारिस्थितिक परिसरों सहित सभी स्रोतों से जीवित जीवों के बीच परिवर्तनशीलता जिसका वो हिस्सा है, जिसमें प्रजाति के भीतर प्रजातियों के बीच और पारिस्थितिक तंत्र में विविधता कहलाती है। तो इसमें हम क्या समझे? जो स्थल हो गया या फिर समुद्र हो गया या फिर अन्य कोई जल की पारिस्थितिक तंत्र हो गई, उसमें जो एक परिसर होता है, कोई भी एक हम पारिस्थितिकी लेते हैं, हाँ, उसमें जो परिसर है, सभी क्षेत्र में सभी मतलब जीवों के बीच आपस में परिवर्तनशीलता का जो हिस्सा रहते, तो उससे जो डाइवर्सिटी उत्पन्न होती, चाहे वो प्रजाति के स्तर पे हो, हाँ, चाहे वो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के बीच पे हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? जैव विविधता। मतलब उसको क्या कहते हैं? विविधता कहते हैं, पहले डाइवर्सिटी कहते हैं, फिर जैव का अलग रहेगा। ठीक, फिर जैव विविधता किसे कहते हैं? जहाँ बहुत से पेड़ पौधे, जहाँ बहुत सी प्रजातियां रहें जीवों की, तो वहाँ हम जैव विविधता कहते हैं। ठीक, अभी ये सिर्फ विविधता है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इंडिया में कहाँ कहाँ है? एक हो गया हिमालय, इंडो बर्मा, सुंडालैंड, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका वाला एरिया। ये कितने एरिया है? 4, 1 2 3 4। जैव विविधता में तेजी से नुकसान के क्या क्या कारण है? प्राकृतवास में उनको नुकसान किया जा रहा है, सह विलुप्त होना, अत्यधिक दोहन उनका किया जा रहा है, विदेशी आक्रामक प्रजातियां के द्वारा उन पे हमला किया जा रहा है। फिर आते हैं FCA अमेंडमेंट 2023। इसकी क्षमता को बेहतर ढंग से प्रतिबंधित करने के लिए इसका नाम बदल के वैन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1980 कर दिया गया है। ठीक, इसमें अधिसूचित वन भूमि से राजस्व वन भूमि और दर्ज वन क्षेत्रों को शामिल किया गया है। यह पंजीकृत वन भूमि, निजी वन भूमि और वृक्षारोपण के लिए आवेदन को सरल बनाता है। वनों के बाहर वन रोपण और वृक्षारोपण के लिए छूट की अनुमति देता है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं LAC LOC के जो निकट है रणनीतिक परियोजनाएं शामिल की जाती हैं। ठीक, जो अमेंडमेंट हुआ है FAC। छठवा क्या इसमें महत्वपूर्ण काम किया? कनेक्टिविटी के लिए 0.10 हेक्टेयर वन भूमि सुरक्षा बुनियादी ढांचे के लिए 10 हेक्टेयर तथा और सार्वजनिक उपयोगों परियोजनाओं के लिए वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों के लिए 5 हेक्टेयर तक की अनुमति दी गई है।
सातवां क्या है, वन भूमि पट्टे के प्रावधान को सरकारी कंपनियों के साथ साथ निजी संस्थाओं को भी इसमें क्या दिया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है। आठवां पॉइंट, इसका उद्देश्य विकास परियोजनाओं को सुविधाजनक बनाना तथा एक समान उनको लागू करना, कार्यान्वयन करना उनका। नई वानिकी गतिविधियों के रूप में अग्रिम जो पंक्ति में, जैसे वन कर्मचारी हो गए, पारिस्थितिकी पर्यटन हो गए, चिड़ियाघरों एवं सफारी के जो बुनियादी ढांचे हैं उनको जोड़ा गया है आपस में। 10वां क्या है, वनों में सर्वेक्षण और जांच के गैर वानिकी गतिविधियों को माना जाएगा। तो ये हमारी रही किसकी, FAC, हाँ सॉरी FCA जो अमेंडमेंट 2023 में हुआ है। तो इसको तो अब तो आप इसको देख भी नहीं सकते, पर इसको थोड़ा सा इसलिए रखा गया क्योंकि ये अक्सर मतलब हाईलाइटेड रहता है, इसलिए जो अमेंडमेंट हुआ है तो उसके बारे में इससे कभी भी मेंस में ये पूछा जा सकता है कि क्या क्या अमेंडमेंट हुआ है, या फिर पीटी में थोड़ा सा, तो इसे देख लीजिएगा। ठीक, आगे चलते हैं। आगे हैं याचिका का क्या आधार है। ठीक, जैसे बायोडाइवर्सिटी में याचिका का क्या आधार है, संवैधानिक और कानूनी चुनौती, जो आर्टिकल 21 का उल्लंघन जब करता है तो हम जा सकते हैं, छूट और वर्गीकरण जब मिलती है तब जा सकते हैं, अधिकार और सार्वजनिक भागीदारी, जैसे आर्टिकल 19(1)(a) का उल्लंघन करता है तब हम इसकी याचिका में जा सकते। सुप्रीम कोर्ट के क्या निर्देश हैं, सिद्धांतों की निरंतरता और अन्य प्रमुख दिशा निर्देश, जैसे डेटाबेस निर्माण करना, चिड़ियाघर निर्माण के लिए सुरक्षा उपाय करना। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के क्या निहितार्थ निकले हैं, वन संरक्षण, FCA 1980 के साथ संगतता तथा सतत विकास। ठीक, फिर आते हैं बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। इसका उद्देश्य क्या है, जैव विविधता का संरक्षण करना, जैविक संसाधनों का सतत उपयोग करना, स्थानीय समुदायों के साथ लाभ साझा करना। ठीक, ये एक्ट का उद्देश्य है। संशोधन का क्या प्रावधान किया गया है, प्रावधानों में धारा 6 जो IPR स्पष्टीकरण करता है, विदेशी पूर्व अनुमोदन, भारतीय पंजीकरण व्यवसायिक के लिए NBA की मंजूरी। ठीक, दूसरा है परिभाषाएं जो धारा 2 में लिखी गई हैं, विस्तारित पहुंच, जहां व्यापक गतिविधियों का दायरा हो। दूसरा क्या है, लाभ दावेदार, मतलब का स्पष्टीकरण हो। विपयंत, प्राथमिक और उप उत्पादों को धुंधला करता है। ये क्या है, इसकी परिभाषाएं में लिखा गया है। संहिताबद्ध पारंपरिक ज्ञान हो, जिसे मान्यता प्राप्त आयुष क्षेत्र, गैर भारतीय संस्था जिसमें कंपनी अधिनियम के साथ मानकीकृत किया गया हो। NBA SBB पावर्स जो हैं उनके बारे में क्या है, जैसे धारा 7, तो इसको आप नहीं भी कर सकते, इसका कोई है नहीं, इसको बस मैं ऐसे ही लिख दिया था। ठीक, तो इसको आप छोड़ सकते हैं, इसका कोई महत्व नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्या क्या छूट दी गई है इसमें। धारा 40 के अंदर NTAC व्युत्पन्न कृषि अपशिष्ट औषधि पौधे, जैसे कि भारतीय संस्थान। दंड में क्या है, धारा 5555 जो वित्तीय दंड है, धारा 55 ने न्याय निर्णायक अधिकारी से या पूछताछ, और धारा 55 भी तलाशी जबरदस्ती शक्तियां। तो ये 61 किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो की गई शिकायतें हैं, ये किस में है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में। ठीक, संशोधन से जुड़े मुद्दे क्या हैं, लाभ का साझाकरण तंत्र हो, व्यापार करने में आसानी बनाम संरक्षण, अपराधों का गैर अपराधीकरण, राज्य और क्षेत्रीय चिंताएं, जैव विविधता प्रबंधन समितियों की भूमिका, बायो पायरेसी का खतरा, CBD मतलब जैव विविधता का इसमें संरक्षण होता है, जैव विविधता के घटकों का सतत उपयोग होता है, आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न लाभों को उचित एवं न्यायसंगत इसका बंटवारा किया जाता है। आगे हम देखते हैं ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, कैसे मानव और जो वाइल्ड लाइफ वन्य जीवों में कैसे संघर्ष होता है। इसके पहले तो हम देखते हैं कारण क्या क्या है। कारण है भूमि के उपयोग में परिवर्तन, प्रतिकूल जलवायु घटनाएं, जानवरों का स्थानांतरण, बुनियादी ढांचे का विकास, वन्य जीव की अनुकूलता, संरक्षित क्षेत्रों के बाहर जानवरों की उपस्थिति, और साथ में है आवास की हानि और उनका विखंडन। जब ये होता है तब मानव और वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। फिर आगे देखते हैं
वाइल्ड लाइफ जो होता है फॉरेस्ट, उसमें क्या है, सामुदायिक और सहभागिता और भागीदारी, जिसमें हाथी मित्र असम के द्वारा चालू किया गया है, बाघ मित्र एक दीर्घ पहचान और त्वरित प्रक्रिया के लिए क्या है चालू किया गया, त्वरित प्रक्रिया दल अनुकूलन और सतत निगरानी के लिए क्या किया गया, झारखंड द्वारा हाथी गलियारा परियोजना, कोयम्बटूर एआई का आधारित चेतावनी प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और ज्ञान साझा करने के लिए क्या है, बंगाल बाघ संरक्षण गतिविधि को लागू किया गया है। ठीक, मुआवजा और बीमा के लिए वन्यजीव संरक्षण ट्रस्ट, तकनीकी नवाचार के लिए स्मार्ट जो स्थानीय निगरानी और रिपोर्टिंग उपकरण प्रणाली को लागू करता है। राज्य विशिष्ट आपदा, केरल में मानव पशु संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है। किसने? केरल ने। अब आते हैं मैग्रो, कच्छ वनस्पति जिसको कहते हैं। मैग्रो में क्या फैक्ट है, वैश्विक मैग्रो का विस्तार 1,47,359 किलोमीटर वर्ग 2020 की जनगणना के अनुसार है। भारत में ये कहाँ कहाँ है, तो भारत में ये सुंदरवन, भितरकनिका, महानदी वाले में, देवी माउथ में, गोदावरी, कृष्णा, ये जो उनकी नदियाँ उनके उसमें। ठीक, फिर यहाँ गल्फ ऑफ कच्छ में इसका मिलता है, खंबात की खाड़ी में मुंबई, रत्नागिरी, गोवा, कांवड़, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, लक्षद्वीप में, ये इसमें भारत में ये मैग्रो मिलते हैं। इसके क्या क्या महत्व हैं, तो इसके महत्व पे हम जोर डालते हुए देखते हैं कि जैसे मिट्टी, तो इसमें ये कटाव से नियंत्रण करती है, मिट्टी जो कटती है उससे ये बचाती है, साथ में पोषण जो तत्वों का उत्सर्जन करती है, पोषण तत्वों की पूर्ति भी करती है। एक किनारे को क्या है, जो हमारी तटरेखा है उसको स्थिर बनाए रखती है। कौन? मैग्रोव। पानी के बारे में क्या है, पानी का क्या महत्व इसमें देता है, पानी की गुणवत्ता में ये सुधार लाता है, और जैव विविधता क्या है, इसकी आनुवांशिक विविधता और कार्बन पृथक्करण है उसमें ये महत्व देता है। क्या क्या इसकी थ्रेड्स हैं, थ्रेड्स क्या है, एक प्राकृतिक थ्रेस्ट है, एक मानव विज्ञान। जैसे प्राकृतिक थ्रेस्ट में है चक्रवात, टाइफून और मजबूत जो लहरें हैं उनकी है, और फिर मैग्रो क्षेत्र के निकट वन्य जीवों और पशुओं द्वारा रौंदना और अत्यधिक चराई, जब ये बहुत ज़्यादा होता है तब मैग्रो का नुकसान हो जाता है। थ्रेड्स केकड़ों, सीपों और कीटों द्वारा मैग्रो के युवा पौधों का नुकसान होता है, जो ये छोटे छोटे कीट हैं उनसे नुकसान हो, तो ये प्राकृतिक तरीके से होगा। मानव तरीके से क्या होगा, झींगा पालन जो होता है कृषि में, और जो इसका हमारे समुद्री के पास का तटीय इलाके हैं उनका जब हम विकास करते हैं तो मैग्रो का नुकसान होता है। ये इसके क्या हो गए, थ्रेट्स हो गए। आगे देखते हैं मैग्रो के ह्रास के क्या क्या कारण हैं। जैसे कारण देखते हैं, जलवायु परिवर्तन, कृषि एवं जल कृषि, भूमि उपयोग में परिवर्तन, तटीय विकास, आक्रामक प्रजाति, अत्यधिक दोहन, विनाश और अवनति। ये है जो ऊपर था वही है। ठीक, पहले हम क्या क्या इसमें किए हैं, मैग्रो जलवायु गठबंधन का निर्माण किया गया है। इंडोनेशिया में प्रकृति के साथ निर्माण इंडोनेशिया द्वारा शुरू किया गया है। मिष्टी योजना जो गुजरात राज्य में शुरू की गई थी, ये है। जैसे स्माइन पहल ये शुरू की गई। ठीक, ये किसके लिए शुरू की गई थी, ये शुरू की गई थी हमारे मैग्रोवन के लिए, मतलब मैग्रो वनस्पति। फिर आते हैं कोरल रीफ। ठीक, कोरल पोल्पिस नामक हजारों छोटे छोटे जो समुद्री जीव की कैल्शियम युक्त कंकालों से ये बना होता है। प्रवाल भित्ति के विकास के लिए क्या क्या पारिस्थितिक तंत्र होना चाहिए, जैसे इस स्थिर जलवायु कुछ परिस्थितियां हैं वो हैं, सदैव पानी होना चाहिए, कैसे गर्म, उथला पानी होना चाहिए, और साफ खारा पानी होना चाहिए, साफ भी होना चाहिए साथ में खारा होना चाहिए। प्रचुर मात्रा में इसमें क्या होना चाहिए, लवक होना चाहिए, और बहुत कम या कोई भी प्रदूषण नहीं होना चाहिए। तब क्या बनेगा, हमारा प्रवाल भित्ति का निर्माण होगा। जहाँ गंदगी होगी वहाँ प्रवाल भित्ति का निर्माण नहीं होगा। ठीक, कोरल ब्लीचिंग की, कोरल विरंजन जिसको बोलते हैं, इसकी घटना क्या है, विभिन्न
गड़बड़ियों के प्रति प्रवालों की विशिष्ट तनाव प्रक्रिया विरंजन तब होता है जब जुनजेनलेथा, मतलब ये एक जीव का नाम है, का घनत्व हो जाता है कम और जुनजेनलेथेला के भीतर प्रकाश संश्लेषण वर्णों की सांद्रता नीचे गिर जाती है। तब ये ब्लीचिंग की घटना होती है और पूरा पौधा सफेद रंग का हो जाता है। ठीक। हाँ, ये जो प्रवाल भित्ति है ये भारत में कहाँ कहाँ है, जैसे एक अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पाल की खाड़ी जो गल्फ ऑफ मन्नार वहाँ है, फिर ये पुंडुचेरी, निटरानी आइसलैंड, गल्फ ऑफ कच्छ, जहाँ ये देखने को मिलता है। प्रवाल विरंजन के क्या क्या कारण है? तापमान में जब गिरावट आएगी तब देखने को मिलेगा। महासागरीय में अम्लीकरण, उपवायुमंडलीय एक्सपोजर, कार्बनिक पोषण तत्व उसमें जब आएगा, जेंजो बायोटिक्स और एपी एक्सटिक, तो इसके कारण से प्रवाल विरंजन के कारण देखने को मिलते। क्या क्या हम इसमें वो की गई है, पहल की गई है। बायोरॉक टेक्नोलॉजी का इस उपयोग किया गया है, क्रायोमेश प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है। भारत में पहल क्या क्या थी? जैसे भारत में पहल थी ICRI, ICRAN और कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव पहल। ठीक, ये हमारा खत्म होता है। अब आते हैं वेटलैंड। वेटलैंड क्या? ऐसे क्षेत्र जहां पानी मिट्टी को ढकता है या पूरे वर्ष के दौरान अलग अलग समय जो हमारी समय अवधि है उसमें मिट्टी की सतह पर उसके निकट मौजूद रहता है, जिसमें बढ़ते मौसम के दौरान भी ये शामिल रहता है। आर्द्र भूमि के प्रमुख सामाजिक लाभ क्या हैं? मीठे पानी के प्रमुख स्रोत हैं, प्राकृतिक भंडार जो जलाशय का है, तटरेखा को स्थिर रखती है, प्राकृतिक कार्बनिक सिंक के रूप में कार्य करता है और जलवायु परिवर्तन को कम करता है। मानव उपयोग के लिए पौधों, जानवरों और खनिजों का एक श्रृंखला ये तैयार करता है। आर्द्र भूमि तलछट और वनस्पति के प्रदूषण को, भारी धातुओं को रोक के जल को शुद्ध करता है। सर्दियों से बचने के लिए प्रवासी पक्षी इसका सहारा लेते हैं और ये मनोरंजन और पर्यटन के लिए भी जरूरी है। अब क्या क्या इसमें समस्याएं हैं? शहरीकरण जब होगा तो इसका नुकसान होगा, कृषि गतिविधियां होंगी तब इसका नुकसान होगा, वनों की कटाई जब होगी तब इसका नुकसान होगा, जलवायु परिवर्तन से इसे नुकसान होता है, और एक्वाकल्चर मानव जनित जो गतिविधियां हैं तब, जल वैज्ञानिक जो गतिविधियां हैं तब, लवणता ज़्यादा होगी तब इसको दिक्कत होगी, और जब प्रदूषण की मात्रा ज़्यादा होगी तब इसमें समस्याएं पैदा होगी। अब क्या क्या इसमें हम वो किए हैं, पहल किए हैं, इनिशिएटिव क्या किए लिए गए हैं? नीतिगत ढांचा में राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 को अपनाया गया है। नियामक ढांचा में क्या क्या है? भारतीय वन अधिनियम 1927, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, जैविक डाइवर्सिटी अधिनियम 2002, भारतीय मत्स्य अधिनियम 1897। और भी क्या क्या लिए गए, जैसे आर्द्र भूमि संरक्षण नियम 2017, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, जल प्रदूषण निवारक अधिनियम 1974 और राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना 2017 से जो 2031 के बीच में अभी भी चल रही है उसको है। ठीक, एकीकृत आर्द्र भूमि का जो मैनेजमेंट प्रबंधन किया गया उसमें क्या समर्थन है? NPCA का 1986, राष्ट्रीय आर्द्र भूमि एटलस की जो सूची उपग्रह की इमेजनरी के द्वारा चालू की गई थी ये था। अब ज्ञान और क्या अनुसंधान इसमें लागू कर सकते हैं? राष्ट्रीय वेटलैंड जो पोर्टल है 2021, उससे हमको ज्ञान और अनुसंधान के बारे में मिलता है। सहभागी क्या क्या इसके जो हैं मैनेजमेंट, तो मिशन सहभागिता जो 2022 में किया गया, आर्द्र भूमि बचाओ अभियान 2023, अमृत धरोहर स्थल 2023। संचार और आउटरीचिंग क्या है इसमें? विश्व आर्द्र भूमि दिवस समारोह की स्थापना, समाचार पत्रिका अनूप और आर्द्र भूमि व्याख्या केंद्र, और भारत में आर्द्र भूमि पोर्टल। निजी क्षेत्र में सहभागिता क्या है? पहला तो हम सहयोग ज्ञापन करके, और दूसरा
भारतीय वेटलैंड गठबंधन 2022। सहयोग ज्ञापन में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और भारतीय व्यापार एवं जैव विविधता का एक पहल है। 8वां क्या है? क्षमता विकास। क्षमता विकास क्या है? तकनीकी सहायता, और दूसरा है ज्ञान भागीदारी। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। 9वां पॉइंट क्या है हमारा? अंतर्राष्ट्रीय तंत्र। अंतर्राष्ट्रीय तंत्र में क्या है? जैव विविधता और जलवायु संरक्षण के लिए जो आर्द्रभूमि का मैनेजमेंट किया जाता है वो है। दूसरा पॉइंट क्या है? आर्द्रभूमि जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं को एकीकृत करना, और रामसर कन्वेंशन 1971। तो ये रहा हमारा वेटलैंड। जो हमारा वेटलैंड यहाँ से ऐसे खत्म होता है। ये रही आपकी प्रस्तावना। आर्द्रभूमि के क्या क्या इसमें सामाजिक लाभ जो हमको मिलते हैं वो रहा। क्या क्या समस्याएं जो पैदा होती हैं तो उसके बारे में बात की। क्या क्या जो इनिशिएटिव लिए गए, क्या नीतिगत ढांचा था, नियामक ढांचा में क्या क्या हम लेके आए, पहल आए। अब जो हमारी एकीकृत आर्द्रभूमि का मैनेजमेंट के लिए हमको क्या क्या समर्थन कहाँ से मिला, और हम ज्ञान और अनुसंधान के लिए किसे लॉन्च किए। सहभागिता का जो प्रबंधन है उसके लिए हम कौन कौन से मिशन लेके आए। संचार और आउटरीचिंग के लिए हमारे पास क्या क्या है, जैसे समाचार पत्रिका, ये सब। तो ये सब याद होना चाहिए आपको। ये सब मतलब आपको जितनी बार याद करेंगे लिख लिख के उतनी बार आपको जैसे आ गया। संचार और आउटरीचिंग के लिए वेटलैंड में क्या प्रयोग किया जा रहा है, तो हमने बता दिया। समाचार पत्रिका जो अनूप है उसका उपयोग किया जाता है। भारत के आर्द्रभूमि पोर्टल है उसका उपयोग किया जाता है। निजी क्षेत्र की जो सहभागिता है उसमें हम क्या बताएंगे, जैसे हमारा ये सहयोग ज्ञापन हो गया है और भारतीय वेटलैंड गठबंधन 2022 का है उसको हम बताएंगे। क्षमता के विकास में हम तकनीकी सहायता भी ले रहे हैं और ज्ञान की भागीदारी की बातें कर रहे हैं। तो इसी के साथ में ये हमारा वेटलैंड वाला हुआ। अभी हम थोड़ा और आगे देखेंगे, पर पीछे का थोड़ा वो कर लें, रिवाइज कर लें, नहीं तो भूल जाएगा। फिर क्या है? कोरल लीफ। प्रवाल भित्ति को समझे। प्रवाल भित्ति हमको पता है क्या होती है, पर इसमें क्या क्या इसकी पारिस्थितिकियां हैं इसके विकास के लिए, ये पूछ सकता है। तो इसके हमारे जो है कारण सारे इसमें आ गए। स्थिर जलवायु, सदैव गर्म पानी, उथला पानी, साफ खारा पानी, प्रचुर मात्रा में लवक और कोई प्रदूषण नहीं, ये हो गया। जो विरंजन की घटना होती है ये कैसे होती है? विभिन्न जो प्रवाल का विशिष्ट तनाव तब विरंजन होता है। ठीक, और तो ये जब प्रकाश नहीं जा पाता इसके अंदर जुंजे थिला तब इसकी सांद्रता वर्णों की गिर जाती है। तो ये हो गया कहाँ कहाँ पाया जाता है भारत में। तो ये हम एक मैप के द्वारा देख लिए। प्रवाल विरंजन के क्या क्या कारण है, क्यों ये क्या क्यों होते हैं, जैसे तापमान में गिरना, महासागरीय अल्पीकरण और उपवायुमंडलीय एक्सपोजर, ये जैसे कारण है इनको हम देख लिए। तो ये सब चीज़ें आपको लिख लिख के बार बार याद करना है, जैसे क्या क्या पहले की गई। तो अब मैं ये चीज़ आपको याद नहीं करा सकता, बस आपको बता सकता हूँ। आप इन चीज़ों को खुद याद करेंगे, जैसे बायोरॉक टेक्नोलॉजी, ठीक, क्रायोमेस प्रौद्योगिकी, जो ऐसी पहले की गई आपको खुद याद करना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं ये हमारा क्या है। हाँ, जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट होता है इसके क्या कारण है, ये क्यों होता है पहले। ठीक, फिर इसमें क्या क्या है, सामुदायिक सहभागिता और जैसे भागीदारिता को लाते हैं उसमें उसके लिए कौन कौन से योजनाएं किए गए हैं। दीर्घ जो पहचान और जो हमारी प्रक्रिया है तुरंत हो तो उसके लिए किसका आयोजन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और ज्ञान को साझा करने के लिए हम क्या लेके आए हैं, जैसे बंगाल बाघ संरक्षण अधिनियम लेके आए। तो ऐसी चीज़ें होंगी। तकनीकी नवाचार के लिए हमने कौन सा अपना वो किया है, स्थानीय निगरानी और रिपोर्टिंग उपकरण प्रणाली को। मुआवजा और बीमा योजनाएं जो हैं उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, वन्यजीव संरक्षण का वो बना रहे, टेस्ट बना रहे। राज्य जो विशिष्ट आपदा है ये किसने इसको घोषित कर दिया, इसको केरल ने घोषित किया है। तो मेन क्वेश्चन आपको मतलब पूरे जो क्वेश्चन आपको इन्वायरमेंट में बनेंगे ऐसा कुछ कोई क्वेश्चन रहेगा नहीं कि जो इन्वायरमेंट में डायरेक्ट आपको इससे आए। आपको पूरे क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड ही मिलेंगे, बस आपको थोड़ा पता रहे कि ये मतलब कैसे इनका उपयोग किया जाता है। तो इन क्वेश्चनों को कैसे उसमें उपयोग करेंगे, मेन चीज़ ये रहता है। जैसे क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट है तो हम उनको कैसे उनके साथ ज्वाइंट करके दिखा सकते हैं, तो मेन चीज़ ये है। ठीक, ऊपरी
क्या था हमारा, ये तो एक्ट था बायोडाइवर्सिटी एक्ट के बारे में, क्या इसके उद्देश्य हैं, क्या इसमें संशोधन का जो प्रावधान किया गया तो इसमें कौन कौन से संशोधन के प्रावधान किए गए, क्या क्या परिभाषाएं हैं धारा 2 के अंतर्गत, कैसे हम परिभाषाओं को वो कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक, तो ये क्या छूट है, क्या दंड है, तो इसको नहीं भी देखेंगे तो ये कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो बस इसलिए इसको इसमें लेके आ गया हूँ लिख के कि आपको थोड़ा सा मतलब डीप नॉलेज हो जाए, मतलब चीज़ों को समझे, जैसे एक्ट के बारे में आ गया। बाकी इसको आप नहीं भी करेंगे तो इतना कोई ज़रूरी ये है नहीं। ठीक, फिर उसके बाद हमारा ये आता है बायोडाइवर्सिटी। तो ये मतलब जैसे ये है क्या, पहले विविधता को समझे, फिर बायोडाइवर्सिटी होती क्या है, इसके क्या हॉटस्पॉट हैं, मतलब इंडिया में हिमालय, इंडो बर्मा, सुंडालैंड, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका। क्या इसको तेजी से इस जो नुकसान हो रहा है इसके क्या कारण है हमारा, ये बताएं। फिर जो हमारा ये एक्ट अमेंडमेंट हुआ एफसीए का, उसके बारे में जो हम बात किए। फिर इसमें सुप्रीम कोर्ट वाले में क्या मतलब याचिका हम कैसे लेके जा सकते हैं जब इसका उल्लंघन होता है, सुप्रीम कोर्ट क्या इसमें निर्देश दे सकता है, सिद्धांतों की निरंतरता या अन्य प्रमुख सुझाव दे सकता है, क्या फैसले जो देता है क्या हम उसको निहितार्थ मतलब उतारते हैं कैसे, तो वो रहा। ठीक, फिर इधर हमने पढ़ा इंडिया और क्लाइमेट चेंज, मतलब इंडिया का क्या क्लाइमेट चेंज में कैसा मतलब स्थान है। भारत तीसरा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जन है, इसके लिए इसको कम करने के लिए हमने बहुत सी योजनाएं लागू की, जैसे नेशनल एक्शन प्लान ऑफ क्लाइमेट चेंज को लेके आए, क्लाइमेट चेंज एक्शन प्रोग्राम लेके आए, क्या क्या नीतियां लेके आए, राष्ट्रीय पवन सौर संकट नीति, राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति। तो ये सब और भी योजनाएं, जैसे उज्ज्वला हम गैस के लिए कि गैस का ईंधन का काम कम हो जाए, सौर छत बिजली की कम हो और सौर ऊर्जा का हम उपयोग करें, अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क की स्थापना की, फेम इंडिया जैसे भूखा भारत उसको हम देखें, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, अब फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमने क्या किया, जैसे अंतर्राष्ट्रीय सौर सौर संगठन बनाया, मिशन लाइफ को लॉन्च किया, पंचमित्रा जो कॉप 26 में लाए उसको लाए, आपदा रोहित जो अवसंरचना का गठबंधन किया। फिर राज्य ने क्या किया, तो ये चीज़ है। फिर मतलब राज्य इसके लिए क्या करता है, राज्य में और भी लिख सकते हैं और भी। फिर पंचामृत की क्या क्या बातें हैं, हमको 2030 तक क्या क्या करना है, गैर जीवाश्मी ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक बढ़ाना है, 2030 तक ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% हमको किससे, नवीकरणीय ऊर्जा से ये करना है। तो ये रहा हमारा क्या था, हाँ, इंडिया एंड क्लाइमेट चेंज। फिर इधर हम क्या पढ़े, इधर हम पढ़े फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स सर्वे 2023-24, और फिर यहाँ पढ़े हम क्लाइमेट चेंज। अब इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं, ये आपका इतना रिवाइज हो गया। ये नोट्स को आप लोगे तो बस याद कर लेना, इतना काम हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको बस मेंस की जो 365 आती है उसे देख लोगे, आपका सारा हो जाएगा, फिर उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं जो हमारा 50 ईयर जो हमारे प्रोजेक्ट टाइगर को पूरे हो गए हैं, तो उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर को 50 प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में, ये कब लॉन्च हुआ था, 1973 में लॉन्च हुआ था। इसका जो देखरेख कौन करता है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा इसकी देखरेख की जाती। क्या क्या उपलब्धियां इसने हासिल की, बाघों की जनसंख्या में ये इसने इंक्रीजमेंट किया, TX2 जो पहल है उसको इसने लॉन्च किया, बाघ अभयारण्यों का इसने विस्तार कर दिया है, वैश्विक मान्यता में भी इसे बहुत ज़्यादा मिली है। प्रमुख संरक्षण गतिविधियां जो है इसमें क्या क्या है, टाइगर रिजर्व का विकास, कोर बफर रणनीति है उसका विकास, ई ई वर्ड प्रोजेक्ट इसको लॉन्च किया है, ई स्ट्रीज अनुप्रयोग किए गए, विशेष बाघ सुरक्षा बल का उपयोग किया गया। ठीक, क्या क्या हम इसके लिए वैश्विक पहल लेके आए थे, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को लेके आए थे, बाघ परिदृश्य के लिए सतत वित्त सम्मेलन लेके आए थे। तीसरा क्या है, ट्रैफिक, और चौथा ट्रैफिक में जो मतलब हम इसको क्या बोलते हैं कि इसको हम जैसे बोलते हैं कि वन्य जीव का जो मतलब बाजार में उनको बेचा जाता है उसके निगरानी करने के लिए ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम, फिर IUCN की एकीकृत बाघ जो संरक्षण योजना है उसका कार्य, ये वैश्विक स्तर पे इसका उपयोग किया गया। बाघ को संरक्षण करने में क्या क्या चुनौती आती है, जैसे वित्तीय बाधाएं हैं,
मानव वन्य जीव संघर्ष है, प्राकृतिक आवास को नुकसान होता है, निगरानी के मुद्दे हैं, सामुदायिक जो विश्वास है, ट्रस्ट, उसमें दिक्कत होता है। ठीक, अब COP 40 ऑफ CMS वन्य जीव की जो प्रवासी प्रजातियां हैं उनके संरक्षण पर क्या क्या कन्वेंशन है। जैसे ये हुआ था कहाँ, समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ था। इसके अवलोकन में क्या था, UNEP के तहत ये अंतर सरकारी निधि है, 1983 में ये लागू हुआ है, संरक्षण के लिए वैश्विक मंच है। ठीक, इसमें क्या परिशिष्टियां हैं, पहला है कि जो लुप्त प्राय प्रजातियां हैं वो परिस्थिति 1 में डाला जाएगा, जो अंतरराष्ट्रीय समझौते की आवश्यकता है उसको परिस्थिति 2 में डाला जाएगा। सदस्यता कितने देशों में है, 133 देशों में, भारत 1983 से इसका सदस्य बना है। ठीक, भारत और CMS का बीच क्या संबंध है, साइबेरियाई क्रेन, समुद्री कछुए, डुंडोर, रैप्टर के बीच में समझौता ज्ञापन हुआ है। इसमें ये जो अभी बैठक हुई थी, मतलब अभी CMS जो 15 उसके बारे में हम मतलब हाँ, तो उसके बारे में हम जो आएंगे अगली वीडियो लेके COP जो न्यू अपडेट करेंगे उसमें कर देंगे। ठीक, 2020 में COP 13 की मेजबानी की गई थी। ठीक, पहल जो मध्य एशियाई फ्लाईवे और मध्य एशियाई जो स्तनधारी हैं उसके बारे में पहल की गई है भारत और CMS के बीच में। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण और प्रवासी प्रजातियों की सूची तैयार की गई थी। COP 14 के क्या क्या मुख्य परिणाम हुए, CMS परिस्थितियों में 14 प्रजातियों को जोड़ी, एकल प्रजाति जो योजना है उसको जलीय प्रजातियां जिसमें उनको जोड़ा, नए समन्वित कार्य किए गए जैसे चिंपांजी, फल, चमगादड़, मध्य एशियाई फ्लाईवे में भारत ने समन्वय किया, पारिस्थितिक संपर्क में वैश्विक साझेदारी का शुभारंभ किया। फिर आते हैं वाटर पॉल्यूशन, ये देखते हैं। ठीक, पानी के वांछनीय पदार्थों का मिलना या उनकी स्थिति वो पॉल्यूशन कहलाता है, वाटर पॉल्यूशन। जल प्रदूषण के क्या क्या चालक है, जैसे शिपिंग और समुद्री पोत का संचालन, तटीय विकास और शहरीकरण, प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग करके पानी में फेंकना, अत्यधिक मछली पकड़ना, अवैध रूप से मछली पकड़ना, ये भी है। सतही जल प्रदूषण के क्या क्या कारण है, ये तो समुद्री जल के प्रदूषण के कारण हो गए। ये सतही जल प्रदूषण के क्या क्या कारण है, औद्योगिक निर्वाह, कृषि अपवाह, नगर निगम सीवेज और तूफानी जल प्रणालियाँ, तेल रिसाव और आकस्मिक उत्सर्जन, अनुसूचित अपशिष्ट निपटान। ठीक, भूजल प्रदूषण के क्या क्या कारण हैं, औद्योगिक गतिविधियां, जलवायु कारक, सीवेज, सेप्टिक, खनन गतिविधियां, कृषि पद्धतियां, अति निष्कर्षण, अनुचित अपशिष्ट निपटान, नीतिगत कमियां। ये किसके बीच में आती हैं, ये हमारी आती भूमिगत प्रदूषण जो होता है भूमि मतलब भूमि के नीचे जल का, उसमें। जल प्रदूषण के क्या क्या उपाय हम लिख सकते हैं, कर सकते हैं। जल प्रदूषण के प्रमुख उपाय इसमें है, पहला बेहतर अपशिष्ट जल उपचार में सीवेज संचयन, जैसे जो वाराणसी कानपुर में है, नमामि गंगे प्रोग्राम लेके आए हैं, औद्योगिक विनियमन सुदृढ़ किया गया है, प्लास्टिक अपशिष्ट में कमी कर दो तो थोड़ा सा, जैसे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल जो इंडिया का है, आर्थिक प्रोत्साहन, प्रदूषण के लिए शुल्क लगाओ, करों को व्यवस्थित कर दो, आर्द्र भूमि जो पुनर्स्थापना और संरक्षण के, जैसे चिल्का झील का संरक्षण और विकास पहल हमने लेके आया। तो ये रहा हमारा जल प्रदूषण, और भी आगे हैं उसको भी देखते हैं। फिर हो गया जैसे शून्य जो है निर्वाहन, उसकी नीति हम लेके आए। CPCB में केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की स्थापना किए गए। तमिलनाडु में कून नदी में सशक्त औद्योगिक निगम जो हम लेके आए, कि मतलब एकदम नीति का सशक्त रूप से पालन हो। कृषि, सतत कृषि पद्धतियों में जो भारत द्वारा जैविक खेती जो सिक्किम में की गई, और साथ में जो स्वास्थ्य कान लेके आया गया मृदा का। उसके बाद भूजल मूल्यांकन एवं प्रबंधन के लिए नेशन एक्वाफायर की मैपिंग की गई। अटल भूजल योजना 2020 को जो अपनाया गया। ठीक, तो ये रहा हमारे, जैसे हर खेत को पानी, PM किसान की योजना थी, जो जल शक्ति अभियान और कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर प्लान जो 2020 में था। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं प्रदूषण को नियंत्रित करने की राह।
जिसमें क्या है, विनियामक ढांचे को मजबूत बनाना, जिसके लिए पर्यावरणीय संरक्षण एजेंसी, वाटर एक्ट 1974, राष्ट्रीय जल नीति 2012। अपशिष्ट जल उपचार क्या है, क्लीन गंगा मिशन। बुनियादी ढांचा क्या, सुधार पर ध्यान देना। सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना, जैसे सिक्किम ने क्या क्या करता है, जैविक खेती करता है। कानूनी और संस्थागत ढांचे को मजबूत बनाना, जैसे यूरोपीय जल रूपरेखा का निर्देश देता है, कैसे, कानूनी रूपरेखा से। अनुसंधान और निगरानी को मजबूत करें, जैसे अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान या जो अनुसंधान है, और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करें, जैसे यूएनईपी, ठीक, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, ग्लोबल प्रोग्राम ऑफ एक्शन हो गया। और इससे ये सार्वजनिक जो जागरूकता है उसे, और हम शिक्षा को बढ़ावा देंगे तो ये सही हो जाएगा। जैसे अपनी नदी से प्रेम करें, उत्तराखंड अभियान का जो है जन जागरूकता, तो ये रहा। तो इसमें क्या कि जो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा वाटर पोल्यूशन में, कि इसमें समुद्र में कैसे प्रदूषण होता है, सतह के जल में कैसे प्रदूषण होता है, भूमि के जल में कैसे प्रदूषण होता है, इनके क्या क्या उपाय हैं, क्या उदाहरण लिख सकते हैं, और इसमें इसको कैसे कैसे हम रोक सकते हैं, नियंत्रित करने के क्या उपाय दिए गए उसका एग्जाम्पल। ठीक, उसके पहले हम क्या पढ़े थे, कॉप 14 ऑफ CMS पढ़े थे, तो हम उसको देख लिए। फिर इसके पहले हम क्या पढ़े थे, 50 ईयर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर, जो हमारा प्रोजेक्ट टाइगर था उसकी उपलब्धियां क्या हैं, कब लॉन्च किया गया, क्या इसकी गतिविधियां थी, वैश्विक पहल क्या की गई और इसमें क्या क्या चुनौतियां हैं, इसको हमने देखा। ठीक, अब हम देखेंगे वाटर ट्रेडिंग। जो जल बाजार तंत्र को, जल को सार्वजनिक वस्तु के बजाय एक वस्तु माना जाता है, सार्वजनिक वस्तु के बजाय एक वस्तु माना जाता है। इसकी जरूरत क्या है, कुशल जल आवंटन, पर्यावरण का संरक्षण, आर्थिक लाभ, विनियामक अनुपालन, सूखे के विरुद्ध लचीलेपन, नवाचार और प्रौद्योगिकी को अपनाना, और पानी की कमी। जल पुनः उपयोग जो प्रमाण पत्र है उसका कार्यान्वयन कैसे किया, स्वतंत्र एजेंसियां जैसे जल उपयोगकर्ताओं का पंजीकरण करती हैं। दूसरा क्या है, उपयोगकर्ता विशिष्ट निकासी और सर्वोत्तम प्रथाओं के आधार पर जल का उपयोग। तीसरा क्या है, यही जल पुनः उपयोग का जो प्रमाण पत्र है उसका क्या वितरण करता है। ठीक, और इसमें अब क्या कर देखते हैं, जल व्यापार में चुनौतियां, जैसे ये भी है, जिसमें इसको भी देख सकते हैं आप, गुणवत्ता क्या ग्रेड है, उच्च गुणवत्ता, अधिक ग्रेड है, मतलब 1000 घन मीटर पुनः उपयोग किया जाता है जल, तो मार्क ट्रेडिंग क्या है, लक्ष्य पूरा करने के लिए। ठीक, जल व्यापार में क्या क्या चुनौतियां आती हैं, सुनिश्चित आपूर्ति नहीं हो पाती, जिसमें विश्वसनीय आपूर्ति और बैकअप तंत्र में दिक्कत होती है, भंडारण में दिक्कत होती है, सतत उपचार करो, भंडार में करो, मूल्य निर्धारण में, क्योंकि ताज़ा मतलब कम लागत वाला ताज़ा पानी और उपचार की लागत में मूल्य निर्धारण करने में दिक्कतें आती हैं। मांग का जो निर्माण होता है वो, इसमें दो दिक्कतें आती हैं कि मांग की पहचान और सामाजिक जो गतिशीलता है उसमें। ठीक, फिर आते हैं बेफाड़, आगे का क्या रास्ता है जिसके कारण ये मतलब बाजार अच्छे से चले, तो बे फॉरवर्ड के रूप में, 1 सेकेंड थोड़ा सा रुकिएगा, हाँ, इसके लिए हम क्या कर सकते, वैधानिक शक्तियों के साथ स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण को महत्व दें, आवश्यकता की पहचान जहां उपचारित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग किया जा सकते। तीसरे वर्ष के अंत में सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन, फिर एक व्यापारिक मंच का निर्माण और सभी हितधारक जिसमें सम्मिलित हों। ठीक, फिर क्या, GIS उपकरणों की सहायता से पुनः उपयोग के लिए साइट विशिष्ट योजनाओं की रिपोर्ट तैयार करना, IRA की देखरेख में नियंत्रित निगरानी जो तंत्र है उसकी स्थापना करने। ठीक, रिमोट जो सेंसिंग सैटेलाइट होते हैं उनके उपयोग के द्वारा। अब जैसे ये आ गया हमारा नमामि गंगे प्रोग्राम, ये पूज्य गंगा नदी के उत्थान के लिए बना था। इसमें प्रमुख मुद्दे क्या हैं, जो विशाल कृषि क्षेत्र है जिससे 29% गंगा बेसिन में, 78% जैसे सिंचित वाला, तो और ई फ्लो का खतरा, जल परिवर्तन का प्रभाव, वातावरण संबंधी मानभंग, जंगली जो जलीय जैव विविधता है उसकी हानि, रेत पत्थर का खनन, संसाधनों का अत्यधिक दोहन,
जो मृदा का अपरदन और भूमि क्षरण गंगा जो है ना गंगा, उसके कारण जो होते हैं, तो उसके में प्रमुख मुद्दे हैं। नमामि गंगे प्रोग्राम की आवश्यकता क्या है? आजीविकों का समर्थन करना, ई फ्लो का बहाल करना, पर्यावरणीय एवं निगरानी की विनिमय करना, पर्यावरण संरक्षण पे अंकुश लगाना, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना, वनों रोपण और जो मृदा का संरक्षण करना, और संसाधन निष्कर्षण को वे आगे बढ़ना, मतलब अच्छे से उसको लागू करना है, विनियमित करना। अर्थ गंगा क्या है? गंगा के किनारे आर्थिक गतिविधियां, सतत विकास, वैश्विक बीडिंग एवं पर्यटन। नमामि गंगे की क्या क्या उपलब्धि हैं? सीवेज उपचार क्षमता, गंगा ग्राम, नदी तट का विकास, नदी सतह की सफाई, जैव विविधता का संरक्षण, वनीकरण और जनजागरण, और साथ में औद्योगिक अपशिष्ट का निगरानी। नमामि गंगे के कार्यक्रम के प्रमुख मुद्दे: पर्यावरणीय मुद्दे, योजना के प्रबंधन में मुद्दे, परिचालन के संबंध और तकनीकी के संबंध में मुद्दे हैं। तो पर्यावरण में क्या है? वनारोपण जो परियोजनाओं में चुनौती है, प्रदूषण स्तर में वृद्धि होती है, और तीसरा जैव विविधता पर जलमार्ग का प्रभाव। योजना एवं जो प्रबंधन चुनौती, वित्तीय जो है चुनौतियाँ। दूसरा है अपर्याप्त लक्ष्य। तीसरा क्या है? जो समन्वय की समस्याएं हैं। परिचालन में तकनीकी धीमी प्रगति, सीमित उपचार की क्षमता, एसटीपी की चुनौतियां होती हैं, वो हैं। नमामि गंगे का रास्ता, आगे का रास्ता क्या है? विकेंद्रीकरण, सीवेज उपचार संयंत्रों को बढ़ावा, एसटीपी दक्षता स्थापित करे, भूजल जो पुनर्भरण है उसको बढ़ाएं, प्राकृतिक नालियों को पुनर्जीवित करें, स्थानीय जल निकायों को पुनर्स्थापित करें, नदी गलियारों की रक्षा करें, मानचित्र और सही नदियों की लंबाई का ज्ञान हो, नवीन राजस्व सृजन। तो यहाँ आज हमारा ये खत्म होता है। तो हमने क्या क्या पढ़ा उसको एक बार जो अभी हमारा छूटा है लास्ट में जो पढ़े उसको देख लेते हैं। जैसे नमामि गंगे में पढ़ें कि ये क्या क्या होता है, इसमें गंगा नदी में क्या क्या मुद्दे थे, तो फिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी नमामि गंगे प्रोग्राम की, फिर इसकी क्या क्या उपलब्धियां हमको मिली, फिर नमामि गंगे के क्या मुद्दे थे कार्यक्रम के, और इसके लिए अब आगे का रास्ता भी तो हम देंगे। तो ये रहा हमारा नमामि गंगे प्रोग्राम। फिर उसके बाद हमने उसके पहले पढ़ा वाटर ट्रेडिंग, जो जल का बाजार होता है, उसकी क्या ज़रूरत पड़ी, हमने क्यों इसको मतलब जल का बाजार होने लगा, जल का पुनः उपयोग के लिए जो प्रमाण पत्र दिया जाता है उसके क्या क्या कार्बन है, और जल बाजार के जो व्यापार में क्या क्या चुनौतियां आती हैं मूल्य के निर्धारण में, या भंडारण में, मांग में, या सुनिश्चित आपूर्ति में, उसको देखा। फिर आगे के रास्ते के बारे में देखा कि मतलब क्या क्या इसमें सुधार कर देंगे तो ये और अच्छा बन जाएगा। उसके पहले हमने क्या देखा था? उसके पहले हम देखे थे वाटर पॉल्यूशन, जो हमने बता ही दिया कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो इसी के साथ ये हमारा आज का पहला वीडियो है जो ख़त्म होता है। तो दोस्तों ये जो है, तो ये ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ये वीडियो देख के आपका काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये एक नोट्स है, ये आपको शॉर्ट रिवीजन, आपको जब दोबारा रिवीजन करोगे तो उसमें आपका बहुत ज़्यादा मतलब टाइम बचाएगी, और आप कम समय में ज़्यादा चीज़ें अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। और दूसरी रही बात कि ये जो नोट्स है, इस क्वेश्चन इनमें से नहीं आता। क्वेश्चन जो इन्वायरमेंट का सबसे ज़्यादा आता है वो आता है पूरा करंट अफेयर का। बस आपको ये छोटे छोटे नॉलेज, छोटी छोटी पहले बस दिमाग में याद रहें, इसलिए ये नोट्स को बनाई गई है जो आपके काम आएंगी। कि जैसे आ गया, जैसे यही है एक टॉपिक हमारा वाटर ट्रेडिंग। वाटर ट्रेडिंग के लिए हम क्या क्या इनिशिएटिव लेके आए, क्या ज़रूरत थी, क्यों इसमें किया गया, तो वो थोड़ा एग्जाम्पल आपको याद रहेंगे तो हमको जो करंट अफेयर के आंसर आएंगे उनको लिखने में हमको आसानी होगी। क्योंकि जो इन्वायरमेंट के क्वेश्चन बनते हैं ये पूरे क्वेश्चन करंट अफेयर से ही बनते हैं रिलेटेड करके। बाकी आपको उसमें किसी भी नोट्स या किसी भी किताब में मिलेंगे नहीं, बस उनसे आपकी चीज़ें अच्छे से ज़्यादा अच्छी होंगी, डेवलप होंगी, कि आप उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के साथ में दोस्तों थैंक यू। ये हमारा पहला वीडियो है, फिर हम इसके बाद लेके आते रहेंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में अपने उन दोस्तों को भेजें जो मतलब देखते हैं। और साथ में
दोस्तों हमने 10 मिनट की एक शुरू किए हैं वो जीके जीएस की क्लास, जिसमें आपका मतलब सारा फैक्ट हो जाएगा, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। उसमें हम 500 क्लासेस लेंगे लगभग डेली। आप 2 मिनट 10 मिनट तो मैं एक कुछ सीरीज का नाम रखा हूँ, पर वो सीरीज लगभग कभी 2 मिनट, कभी 3 मिनट, कभी 6 मिनट का होगा। आप डेली 2-2 वीडियो, 3-3 वीडियो भी देखोगे ना, तो आपका पूरे जीके जीएस हो जाएगा। उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा वनडे एग्जाम में, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जितना अनुभव है मुझे इस बात से। तो चलिए ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।